नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू निगम और आप देखना शुरू कर चुके हैं सेंटर फॉर सोशल स्टडीज़ की वीडियो। ये जो आपके अपडेटेड सिलेबस के अनुसार जो चैप्टर नंबर अब 5th होगा, जिसमें हम यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन की बारे में बात करेंगे। जो आपका एनसीईआरटी में अंतर्राष्ट्रीय संगठन नाम का जो चैप्टर है उसके बारे में वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले कि संयुक्त राष्ट्र संघ कैसे बना, क्यों। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो हमारे सामने आता है, जो नज़र आता है, जिसकी बात की जाती है, वो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ के नाम से भी जाना जाता है। तो हम बात करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ कैसे बना, इसका विकास किस तरह से हुआ, और एक बात ये करेंगे कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेवल के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जिसमें दुनिया के लगभग सभी देश शामिल होते हैं, ऐसे संगठनों की हमें आवश्यकता या ज़रूरत क्यों है। तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो कैसे बना, क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। हालांकि पहले आपकी किताब में अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों है ये बताया गया है, लेकिन मैं पहले आपको बताऊंगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ कैसे बना। देखिए, हुआ क्या कि पहले विश्व युद्ध के बाद, यानी पहला विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 के बीच में हुआ, तो पहले विश्व युद्ध में इतनी सारी क्षति हो गई थी, देश इतने बर्बाद हो चुके थे, इतनी मारकाट हो चुकी थी कि सारे बड़े बड़े देशों ने, यूरोप के देशों ने, इन सब ने ये सोचा कि यार अगर ऐसे हम युद्ध लड़ते रहे तो एक दिन तो हम खत्म हो जाएंगे। तो ज़रूरी ये है कि हमारे बीच का जो विवाद है वो युद्ध में ना बदले। यानी कि अगर फ्रांस और जर्मनी के बीच में कोई विवाद है तो उससे युद्ध ना किया जाए, बल्कि एक टेबल पे बैठकर, एक जगह बैठकर, एक मीटिंग करके उसको सुलझाया जाए, बातचीत के द्वारा उसे सुलझाया जाए। तो विवादों को निपटाने के लिए एक ऐसी संगठन की जरूरत है, एक ऐसी संस्था की जरूरत। देखिए क्या होता है, अगर आप अपने देश में, अगर आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया तो आप कोर्ट चले जाते हैं, है ना, अपने यहाँ के लोअर कोर्ट चले जाएंगे, हाई कोर्ट चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। लेकिन दुनिया में तो ऐसा कोई कोर्ट थी नहीं तब कि जो दो देशों के बीच में जो विवाद है उसको सुलझाए। तो हुआ क्या कि पहले विश्व युद्ध की, यानी कि 1914-18 के प्रथम विश्व युद्ध के बाद विवादों का निपटारा करने के लिए लीग ऑफ नेशन, याद रखिए, लीग ऑफ नेशन, इसकी स्थापना होती है। लीग ऑफ नेशन की स्थापना करते हैं, सभी बड़े देश मिलकर इसकी स्थापना करते हैं और कहते हैं कि इस संगठन के अंदर जो है हम विवादों का निपटारा करेंगे। अच्छा, लेकिन आपको पता है कि पहले विश्व युद्ध के बाद दूसरा विश्व युद्ध भी हुआ, यानी कि लीग ऑफ नेशन फेल हो गया। जिसकी स्थापना हुई थी विवादों को निपटाने की, अगर विवाद नहीं होता तो दूसरा विश्व युद्ध क्यों होता। यानी कि लीग ऑफ नेशन दूसरा विश्व युद्ध नहीं रोक पाया, वो शांति स्थापित नहीं कर पाया। परंतु यह संस्था यानी कि लीग ऑफ नेशन दूसरा विश्व युद्ध नहीं रोक पाई। अब दूसरे विश्व युद्ध में भी वही हाल हुआ कि बहुत सारे देश तबाह हो गए। लगभग जापान में 2 परमाणु बम गिर गए, लाखों लोग मारे गए, यूरोप के करोड़ों संख्या में लोग मारे गए। तो विश्व युद्ध के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद फिर से शांति स्थापित करने के लिए और विवाद को सुलझाने के लिए, जो विवाद थे देशों के बीच में उनको सुलझाने के लिए कई देशों ने मिलकर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया। यानी कि लीग ऑफ नेशन बनी, उसके बाद क्या बनी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो आप कह सकते हैं कि लीग ऑफ नेशन का ही दूसरा अवतार यूनाइटेड नेशन है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन कैसे बनी, दूसरे विश्व युद्ध के बाद सहयोग स्थापित करने के लिए, संतुलन स्थापित करने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए और विवादों को सुलझाने के लिए कई सारे देशों ने मिलकर यूनाइटेड नेशन बनाया। जब इसकी स्थापना हुई वो डेट थी 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हो जाती है। लगभग 51 देश होते हैं जो इसके संस्थापक सदस्य हैं। यानी शुरुआत में जब इसके देश जो जुड़े वो 51 थे कुल, उसके बाद भारत भी जुड़ता है इसमें। यूनाइटेड नेशन की अगर आप उद्देश्यों की बात करें तो सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, देखिए जैसे मैंने इसमें बताया, यूनाइटेड नेशन क्यों हुआ था, शीत युद्ध, विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापित करने के लिए। तो यूनाइटेड नेशन का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो यही है कि शांति की स्थापना की जाए, यानी कि विवादों को जो है खत्म किया जाए, झगड़ों को जो है वो खत्म हटाए, शांत किया जाए। तो शांति की स्थापना करना, झगड़ों को रोकना, झगड़ों को, विवादों को का निपटारा करना, और तीसरी बात क्या, सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। आपको पता है कि दुनिया में सामाजिक और आर्थिक विकास में जो बहुत सारे देश हैं वो एक दूसरे से आगे पीछे हैं। यानी कि कुछ ही एक ऐसे देश हैं, यूरोप के ऐसे देश, सारे देश ऐसे हैं जो बहुत आगे निकल चुके हैं सामाजिक आर्थिक विकास में, लेकिन जो एशिया के, दक्षिण एशिया के देश हो जाएं, चाहे अफ्रीका के देश हों, वो आर्थिक विकास में पीछे छूट गए हैं। तो ऐसे में यूनाइटेड नेशन की जो संस्थाएं हैं, जैसे कि चाहे वो यूएनडीपी हो या आपका नियो हो, यानी कि न्यू इंटरनेशनल
न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की बात हो, अंकडाट हो, ये सब क्या करती हैं, या यूनिसेफ हो, यूनेस्को हो, ये सब क्या सामाजिक आर्थिक बदलाव लेकर आती है। तो इन सब ये यूनाइटेड नेशन की संस्थाएं हैं जो दुनिया में समाज के लिए और आर्थिक विकास के लिए कार्य करते हैं। तो यूनाइटेड नेशन इसलिए ज़रूरी हो जाता है। अब यूनाइटेड नेशन की अगर आप कुल सदस्य की संख्या की बात करें तो फिलहाल यानी कि वर्तमान में इसकी जो सदस्य संख्या है वो 193 है, यानी कि आखिरी देश जो 193 जो देश, इसमें 193 जो देश था, इसमें आखिरी देश जुड़ने वाला वो दक्षिणी सूडान था जो 2013 में इसके साथ जुड़ा। तो इसकी संख्या जो है वो 93 है, दक्षिणी सूडान। सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन की एक सबसे जो मजबूत संस्था आप कह सकते हैं, उसके अंदर एक जो मजबूत पक्ष है वो सुरक्षा परिषद का है। अब सुरक्षा परिषद में लगभग 15 देश होते हैं। 15 में से 5 देश ऐसे हैं जो स्थायी सदस्य हैं, यानी उनको कोई हटा नहीं सकता। वो 5 देश ऐसे हैं यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और चीन। पहले रूस नहीं था, पहले यूएसएसआर था, लेकिन आपको पता है कि यूएसएसआर के बाद रूस जो है उसका उत्तराधिकारी बना, तो ये सीट जो है, ये जो स्थायी सदस्यता है वो रूस के पास चली गई। तो सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं। यूनाइटेड नेशन के अंदर एक सुरक्षा परिषद है जो बड़ी संस्था है यूनाइटेड नेशन की, उसमें 5 स्थायी सदस्य हैं, फ्रांस, यूएसए, ब्रिटेन, रूस और चीन। बाकी 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो हर 2 साल बाद बदले जाते हैं, चुने जाते हैं। तो ये है संयुक्त राष्ट्र संघ कैसे बना, उसका विकास कैसे हुआ, आज तक उसमें कितने सदस्य देश हैं। अब हम बात कर देते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता हमें होती क्यों है। अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मतलब यहाँ सीधा संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मतलब है इंटरनेशनल लेवल का कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर कई सारे देश, या यूं कहो कि दुनिया के लगभग सभी देश उसके अंदर शामिल हो। अब जैसे कि WTO हो गया, सभी देश उसके सदस्य हैं लगभग। IMF हो गया, सभी देश लगभग उसके सदस्य हैं। वर्ल्ड बैंक हो गया। तो ये यूनाइटेड नेशन के नहीं है, ये अलग हैं, यूनाइटेड नेशन से अलग है ये संगठन, लेकिन ये भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे इसके साथ देश जो हैं जुड़े हुए हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, एक प्रकार का। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, तो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अब इनकी आवश्यकता हमें होती क्यों है? तो सबसे पहले बात ये कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आवश्यकता, वो भी एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसकी आवश्यकता सबसे पहले हमें क्यों पड़ी थी? भाई, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत पड़ेगी। क्यों? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि आपके पड़ोस में आपसे लड़ाई हो जाती है तो आप पुलिस के पास चले जाते हैं। अगर आपके किसी पड़ोसी देश से लड़ाई हो जाए तो आप किसके पास जाएंगे? कोई पुलिस ही नहीं है दुनिया में ऐसी। लेकिन ये काम कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन। हालांकि वो आपके विवाद को पूरी तरह से सुलझा नहीं पाएंगे, लेकिन शांत जरूर कर सकते हैं। तो शांतिपूर्ण हल के लिए, बातचीत के द्वारा हल के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता पड़ती है। पहला ये। दूसरा, युद्ध की रोकथाम करने में UN सहायक है। यूनाइटेड नेशन या अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात अगर हम करें तो युद्धों को अगर रोकना है, युद्धों की रोकथाम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन आवश्यक है। जैसे कि 1965 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, या 1948 में जब भारत पाक का युद्ध हुआ, तो उस समय यूनाइटेड नेशन बीच में आई और कहा कि हम आपके डिस्प्यूट को, हम आपके विवाद को सुलझाएंगे, आप युद्ध को रोकिए। तो ये काम हो सकता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा या अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा कि युद्धों को रोका जा सकता है। तीसरा, विश्व के आर्थिक विकास में भी सहायक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, ये सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। आपको पता है IMF जो है दुनिया में जो है लोन बांटता है विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए, स्ट्रक्चरल चेंज के लिए। वर्ल्ड बैंक भी ऐसी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए जो है कई प्रकार से जो है लोन बांटता है। और WTO व्यापार को बढ़ाने पे जोर देता है। तो इस सब से क्या आती है? आर्थिक विकास आता है। आर्थिक विकास आता है देशों में, देश जो है एक दूसरे से जुड़ते हैं, उनका व्यापार बढ़ता है। तो विश्व के आर्थिक विकास में अंतर्राष्ट्रीय संगठन आवश्यक है, सहायक है। तो तीसरी जरूरत तो ये है इनकी। चौथी जरूरत क्या है? प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए, महामारियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन आवश्यक है। अब आप देखिए कि कोरोना वायरस का ये टाइम है, तो ऐसे में क्या कोई एक देश कोरोना वायरस से निपट सकता है? क्या सिर्फ अमेरिका निपट सकता है? क्या सिर्फ चीन या सिर्फ इटली ये अकेले निपट सकते हैं? अकेले कोई नहीं निपट सकता। आपको पता है अमेरिका की कितनी बुरी हालत है, सबसे ज़्यादा केसेस वहाँ पे निकले, इटली में सबसे ज़्यादा केसेस निकले, लेकिन
अकेले, इतने ताकतवर देश भी अकेले इन सब चीज़ों से नहीं लड़ सकते। ये ऐसे चीज़ होती हैं जिनसे सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। तो प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए अब मान लीजिए कि समुद्र का जल स्तर ऊपर उठने लगा, तो क्या कोई एक देश इससे रोक सकता है? नहीं रोक सकता। सबको मिलकर काम करना पड़ेगा इसके लिए। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए, महामारियों से निपटने के लिए आवश्यक है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए जाएं। क्यों? क्योंकि वो इनके ऊपर एक तरह से एक सहमति बनाकर काम करने के ऊपर जोर देते हैं। पांचवी चीज क्या है? वैश्विक खतरों से अगर हमें निपटना है, वैश्विक खतरों से अगर हमें निपटना है तो हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता होगी, क्योंकि वैश्विक खतरे किसी एक देश के बस की बात नहीं है कि उनसे निपटा जा सके, जैसे ग्लोबल वार्मिंग या टेररिज्म। अब ग्लोबल वार्मिंग, अब ऐसा तो है नहीं कि ग्लोबल वार्मिंग जो है आपकी सीमाओं पे आके खत्म हो जाएगी, या ऐसा तो है नहीं कि अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो हमारे यहाँ के ग्लेशियर नहीं पिघलेंगे। भाई ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में सभी का बराबर का हाथ है, इसीलिए कम भी अगर करना है तो सबको बराबर ही तरीके से कम करना पड़ेगा। सारे देशों को एक साथ आना पड़ेगा, और एक साथ कौन लाएगा देशों को? यही अंतर्राष्ट्रीय संगठन। क्यों? क्योंकि अगर ग्लोबल वार्मिंग होती है, धरती का तापमान बढ़ता है, तो आपके ग्लेशियर पिघलेंगे। ग्लेशियर अगर पिघलेंगे, बर्फ अगर पिघलेगी, तो समुद्र का पानी ऊपर आएगा, और जितने भी तटवर्ती इलाके हैं, जितने भी टापू हैं, जैसे मालदीव हो गया, ये सब डूब जाएंगे। अब अगर मान लीजिए कि कहा गया कि भाई हमने तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाई नहीं है, हम ज़्यादा नहीं बढ़ाते, हम इसको साथ नहीं देंगे, ग्लोबल वार्मिंग कम करने में हम साथ नहीं देंगे, तो क्या होगा ऐसे में? ऐसे में ये होगा कि लक्ष्य को प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे आप कभी ग्लोबल वार्मिंग कम ही नहीं कर पाएंगे। तो ज़रूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो। अब टेररिज्म से अगर निपटना है तो सारे देशों को साथ आना पड़ेगा। अगर 2 देश भी इससे पीछे हट गए तो हो सकता है वहीं से टेररिज्म बढ़ने लग जाए। अगर पाकिस्तान अलग हो जाता है कि हम टेररिज्म के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, तो क्या होगा? पाकिस्तान से ही टेररिज्म बढ़ेगा। तो वैश्विक खतरों से अगर निपटना है तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक जरूरी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन बना लेने का मतलब ये नहीं है कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, या विवादों का निपटारा हो ही जाएगा, या युद्ध होंगे ही नहीं। ऐसा तो है नहीं। यूनाइटेड नेशन तो 1945 में ही बन गया था, फिर भी भारत पाक का युद्ध हुआ, फिर भी इंडिया चाइना का युद्ध हुआ, फिर भी कांगो संकट आया, फिर भी क्यूबा मिसाइल संकट आया, फिर भी जो है आपका वियतनाम वॉर हुआ, इराक पर हमला हुआ, ईरान में हमला हुआ, अफगानिस्तान पे हमला हुआ। तो ये सारी चीजें हुई अंतर्राष्ट्रीय संगठन होने के बावजूद। तो हम ये कह सकते हैं कि हालांकि यह आवश्यक नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध को रोक दे, परंतु यह बातचीत का एक मार्ग जरूर खोल देता है। भाई शशि थरूर ने क्या कहा था, आपकी किताब में भी दिया हुआ है। अगर मैं शशि थरूर का वो कोटेशन पढ़ूं तो वो क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि हाँ ये बात सच है कि यूनाइटेड नेशन में सिर्फ बातें होती रहती हैं, बैठकें होती रहती हैं, भाषण होते रहते हैं, लेकिन यह भी तो जरूरी है कि युद्ध करने से अच्छा है कि आप बातचीत ही कर लें। भाई एक दूसरे का सर काटने से अच्छा है कि बातचीत के द्वारा एक दूसरे का सर खा लो आप। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो सकता है कि युद्ध को रोक ना सके, लेकिन कम से कम वो एक बातचीत का एक टेबल तो प्रदान करते हैं कि हाँ यहाँ क्या बातचीत कर लीजिए आप, क्या पता कोई मसला हल हो जाए। तो ये शशि थरूर का ये बयान हमें बता देता है कि कितना जरूरी है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो दोस्तों नमस्कार, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको नोट्स सही लगेंगे और आपके काम आएंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।